प्रिय बच्चों, आज इस एलिगेशन का तीसरा वीडियो जा रहा है और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथियों में शेयर करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। आइए आज इस क्लास 3 पर इसमें हम आपको जटिल प्रश्नों की ओर ले चलते हैं और उन्हें किस तरह से तीव्र गति से हल करें, इस पर आप फोकस कीजिए। वीडियो अगर कहीं पर देखते समय कोई प्रश्न समझ में कम आ रहा है तो उसको रोक करके फिर से देखिए। एक बार दो बार देखने पर वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हम विदाउट ट्रिक ले चल रहे हैं। इसलिए प्रश्न को पढ़ते समय जब हम आपको पढ़ के समझा रहे हो उस पर एक विशेष ध्यान देना है। जब तक प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे नहीं और कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होगा, स्पीड नहीं आएगी। यही कारण है कि आज मैथ में बच्चे 2-2, 4-4 बार सवालें लगाते रहते हैं पर स्पीड नहीं आ पाते इन टाइम। स्पीड आने में आपको मूल चीज़ है कैलकुलेशन। जब तक आपकी गणना फास्ट नहीं होगी तब तक जो है स्पीड नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपके पास ट्रिक या फार्मूले हैं तो कोई भी बच्चा उसके पास भी वही ट्रिक फार्मूले हैं। आप लोग प्रश्न को पढ़ करके उसमें से अंकों को, संख्याओं को उनके स्थान पर रखते हैं और रखने के बाद फिर बारी आ जाती है कैलकुलेशन की। तो अब कैलकुलेशन जो फास्ट कर ले जाता है वो टाइम बचा ले जाता है और जो स्लो करता है तो उसका टाइम चला जाता है। इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दें। आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बाजार में दो टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध हैं। टाइप ए में 5% निकिल है तथा टाइप बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार के स्टील कितनी मात्रा में मिलाए जाएं कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% निकिल हो। शर्त रख दिया जो नया हो उसमें कितना हो, 30%, जबकि दोनों प्रकार ए और बी में दे दिया गया है। ए में 5% और बी में 40% निकिल है। तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिखें, टोटल मात्रा हमारी कितनी तैयार होना है, 140 टन। ये 140 टन में दो प्रकार के स्टील हैं, ए और बी। ज़रा गौर कीजिए, ए में निकिल कितना है, 5% है और बी में यही निकिल 40% है। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो हम मिश्रण तैयार कर रहे हैं 140 टन का, उसमें निकिल कितना होना चाहिए, 30%। यानी कंबाइंड हमारा मिल गया। हमने आपको इसके बेस में ले जा करके दर्शाया है, बताया है कि ऐसे दो ग्रुप जो अलग अलग हों और उनका कंबाइंड मिले तो वह प्रश्न चाहे जिस चैप्टर में हो वहाँ पर एलिगेशन आप लगा दीजिए। और इस तरह से इसको अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस किधर इस तरफ आएगा, कितना हो रहा, 10। इनका डिफरेंस अगर हम इधर ले जाएं तो यह क्या मिल रहा है, 25। इस तरह से इन दोनों का रेशियो क्या बन रहा है, 10:25। अब देखिए, वैसे अनुपात संक्षिप्त रूप होता है लेकिन यह सबके लिए नहीं होता। अब हम ये रेशियो पा रहे हैं, हम 60 नहीं करना चाहते, एक स्टेप और हम बर्बाद समय नहीं करना चाहते एक स्टेप लिखने में। हम यही 25, 10, 35 जोड़ सकते हैं और 35 में से 10 ये है, 25 ये है। तो अब अगर 35 में ये है तो 35 का 4 गुना ये है, तो 10 का 4 गुना 40 होगा, 25 का 4 गुना 100, 100 और 40 मिलकर 140 हो गया। आंसर आ चुका है आपका। और जब हम लिखित में जाते हैं तो सीधे लिखते रहते हैं। इसको हम क्लियर करेंगे। ये अनुपात हमारा क्या बन रहा, 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25। इनका हम योग करेंगे और योग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 + 5 = 7। अब ये 7 में 2 है और ये 5 है, तो हम लिखेंगे कि 7 किसको प्रदर्शित कर रहा है, 140, तो 2 किसको करेगा। तो ऐसे में बार बार लिखने की ज़रूरत भी न पड़े, इसके लिए आप क्या करें, 140 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना यानी 20 हो गया और फिर 20 यहाँ 20 पंचे 100, 20 दूना 40, दोनों प्रकार के स्पष्ट हो गए।
यानी कि यहाँ पर कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो A की 20 दूना 40 हो गया, B की 20 पंचे 100, यही आपका उत्तर हो गया। A की मात्रा जो है ये है 2 गुणे 20 यानी 40 टन, और B की है 5 गुणे 20 यानी 100 टन। बस यही आपका उत्तर हो गया। जबकि हमें यहाँ पर स्पष्ट हम पहले ही कर दिए हैं कि हमें ना तो इन्हें सॉर्ट करना है और ना ही यहाँ लिखना है। सीधे हमने देखा 25 10 35 हुआ, 35 का 4 गुना है तो 10 का 4 गुना 40 हो गया, 25 का 4 गुना 100 हो गया, यानी 40 और 100 हमारा उत्तर हो गया। तो जब तक आप माइंडली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मौखिक में नहीं करेंगे कैलकुलेशन, तब तक स्पीड नहीं आएगी। स्टेप आपको स्टार्ट करना है। अगर आपकी कलम चलती रही तो फिर एक चीज़ समझने की बात है, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि अगर यह कलम आप चलाते रहेंगे तो ये कलम कहती है कि जब तक हम लिख न लें आप न दीजिए, न बोलिए। तो इस तरह से ये कलम आपके माइंड को ब्रेक करके रख देती है। इसलिए आपका माइंड ब्रेक ना हो, उसकी स्पीड बरकरार रहे, इसके लिए आपकी कलम कम चलनी चाहिए, माइंड ज़्यादा चलना चाहिए, यानी लिखने का काम कम हो और माइंडली कैलकुलेशन ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न क्लियर हो गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हम बार बार बोलते हैं, प्रश्न पढ़ते समय एक एक शब्द पर ध्यान जाना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है। जब तक आप प्रश्न की भाषा नहीं समझ पाएंगे तब तक प्रश्नों पर पकड़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ज़रा गौर कीजिए, प्रश्न में कहा जा रहा है 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। यानी 3 गिलास हैं, इसमें जो इनकी क्षमता है, धारिता है, धारण करने की क्षमता, वह क्या है कि पहले बर्तन में अगर 1 लीटर आ रहा तो दूसरे में 2 लीटर, तीसरे में 3 लीटर, यानी 1:2:3 के अनुपात में है। आगे इनमें एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरे हैं, यानी सभी गिलासों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एल्कोहल और पानी। पहले, दूसरे तथा तीसरे गिलासों में एल्कोहल तथा पानी के अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 तथा 5:7 हैं। तीनों बर्तनों के अलग अलग दे दिए गए हैं। फिर कहा जा रहा है कि इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है, तो इस बर्तन में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या होगा। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाए तो, अगर ना आए तो फिर हार्ड भी है। तो ज़रा गौर कीजिए, ये है, यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे हैं कि ये हमारे 3 बर्तन हैं, 1, ये 2 और ये 3। ये 3 बर्तन हैं। इसकी धारिता 1 है, इसकी धारिता 2 है और इसकी क्या है 3। इनका ये रेशियो है। ज़रा गौर कीजिए, इस पहले बर्तन में एल्कोहल और पानी का जो रेशियो दिया गया है वह है 1:5। दूसरे में दिया गया है एल्कोहल और पानी का अनुपात, दूसरे बर्तन में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या है 3:5, और तीसरे में है 5:7। ये एल्कोहल है, ये पानी है। तो इस तरह से यहाँ पर ज़रा से गौर करें कि ये तीनों बर्तनों की धारिताओं का जो रेशियो है इसको हमने लिख लिया है। ज़रा गौर कीजिए कि इस पहले बर्तन में क्या है 5 और 1, यानी 1 लीटर एल्कोहल है तो 5 लीटर पानी, यानी 5 1 क्या है 6 लीटर। अब यहीं से अगर हम कवर करें कि ये 1 किसको दर्शा रहा है 6 लीटर को, तो ये 2 किसको दर्शाएगा 6 दूनी 12, 3 किसको दर्शाएगा 6 त्रिक 18। बस यहीं से हम कैच करते हैं कि अगर ये इसको हम ले लें 6, 5 1 6, 6 किसको दर्शाया 1 को, तो 2 किसको दर्शाएगा 6 दूनी 12 को, 18 को। तो यहाँ पर अगर हम मात्रा ले रहे हैं 6 लीटर, 1 के बराबर 6, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा
12 और 3 के बराबर क्या होगा 18। कन्फर्म हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि ये एक एल्कोहल है 5 तो ये पूरा 6 है, यानी कि एल्कोहल हमारा यहाँ से क्या मिला 1 और पानी कितना मिला 5। अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अब देखो ये 3 है ये 5 है, 5 3 8, ये 8 होता तो 3 और 5 अलग अलग होते, लेकिन ये है कितना 12। चूँकि ये 8 का 1.5 गुना 12 है, 8 का 1.5 गुना यानी 8 में 8 का आधा जोड़ दो 1.5 तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पर 3 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा 4.5 हो गया, और 5 का 1.5 गुना यानी 5 में 5 का आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है एल्कोहल है, ये पानी है। अब देखो दोनों जुड़ करके 12 हुए कि नहीं हुए। हम यहाँ से ले रहे हैं, अगर 8 होता तो ये 3 ये 5, लेकिन 8 के बजाय 12 है, 12 8 का 1.5 गुना है, इसलिए 3 का 1.5 गुना 3 में 3 का आधा जोड़ दीजिए, 5 का 1.5 गुना यानी 5 में 5 का आधा 2.5 जोड़ दीजिए, हो गया 1.5 गुना। इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो ये 18 टोटल है, लेकिन यहाँ 5 7 12 तो 12 का 1.5 गुना 18 हो रहा है, इसलिए इसको भी अगर हम करें तो एल्कोहल और पानी अलग अलग 5 का 1.5 गुना 7.5 हो गया, और 7 का 1.5 गुना 7 में 7 का आधा 3.5 जोड़ेंगे 10.5 हो जाएगा बस। तो हमारे अब ये जो तीसरा नया बर्तन है, इस नए बर्तन में एल्कोहल और पानी पूछा गया है, तो हम एल्कोहल और पानी का अगर रेशियो लें तो यहाँ से एल्कोहल कितना है 1, यहाँ से एल्कोहल कितना है 4.5, और यहाँ से एल्कोहल कितना है 7.5, जबकि पानी यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर पानी कितना है 7.5, और यहाँ पर पानी कितना है 10.5। इस तरह से अगर हम देखें तो 7.5 और 4.5 ये मिलकर कितना हो गया 12, 12 में एक और जोड़ दीजिए क्या हो गया ये 13 मिला, और ये कितना हो रहा है ये है 8 10 18 5 23, यही हमारा रेशियो बन गया, यही हमारा उत्तर है। यानी नए बर्तन में ये है अनुपात क्या हो जाएगा 13:23, यही हमारा उत्तर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर थोड़ा से आपको 1.5 समझने में हो सकता है गड़बड़ लगे, तो इसको आप देख लीजिए कि 3 और 5 मिलकर 8 हो रहा है, 8 का 1.5 गुना क्या है 12, यानी 8 में 8 के आधा 4 जोड़ेंगे 12 होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट में लेने के लिए 3 में 3 के आधा यानी 1.5 जोड़ दिए 4.5, 5 का 1.5 गुना 7.5, यहाँ पर 7.5, 7 का 1.5 गुना 10.5। एल्कोहल अलग जोड़ लिए, पानी अलग जोड़ लिए, बस यही हमारा रेशियो हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न को गौर से पहले पढ़ें। कहा जा रहा कि 1 ड्रम दूध से भरा है, पॉइंट आउट कीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। 1 ड्रम दूध से भरा है यानी पूरा फुल है लबालब। अगर यहीं पर एक शब्द ये कह दिया जाए कि ड्रम में दूध भरा है, 1 ड्रम में दूध भरा है, तब ये क्लियर नहीं कर रहा कि आधा भरा है कि पूरा भरा है, कितना भाग भरा है। लेकिन ये शब्द अगर हम गौर करें कि 1 ड्रम दूध से भरा है, ड्रम में दूध भरा है, कितना भरा है कन्फर्म नहीं, ड्रम दूध से भरा है यानी ड्रम का कोई स्थान जरा भी स्पेस खाली नहीं है, पूरे में दूध भरा है। तो ये पॉइंट आउट हो रहा है कि 1 ड्रम दूध से पूरी तरह से भरा हुआ है। अच्छा, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर खाली बचे भाग में पानी भर दिया गया है। इसका कहने का मतलब कि जितना था, अगर हम 8 लीटर दूध निकाले और 8 लीटर पानी हम पुनः डाल दिए तो फिर ड्रम तो पूरा भरा हुआ है, उसमें तो कमी नहीं हुई, जितना दूध निकला उतना पानी गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। तो अब जरा गौर कीजिए कि पहली बार जब पूरा दूध से भरा था
तो जब 8 लीटर निकाला गया तो पूरा प्योर दूध निकल के आया। लेकिन जब उस 8 लीटर दूध के स्थान पे 8 लीटर पानी डाल दिया गया तो पानी पहुंच जाने के कारण जब दोबारा दूध निकाला जाएगा तो उसमें कुछ अंश पानी का निकलेगा, क्योंकि पानी मिल चुका है इसलिए निकलेगा, और ज़्यादा दूध आएगा कम पानी आएगा, और पुनः फिर से पानी भरेगा तो अगली बार में दूध की मात्रा और कम होगी, पानी बढ़ेगा। ये प्रक्रिया हो रही है और कितनी बार हो चुकी है? 3 बार और दोहराई गई, यानी 1 बार पहले 3 बार और, तो हुआ कितनी बार? 4 बार हो गया। तो अंत में प्राप्त घोल में दूध और पानी का अनुपात अगर 16:65 हो रह गया हो तो प्रारंभ में ड्रम में दूध की मात्रा कितनी थी? तो यहाँ पर शेष दूध की मात्रा हमने आपको बताए हैं पहले ही कि शेष मात्रा, ऐसे प्रश्नों में शेष मात्रा, अगर हम टोटल मात्रा नहीं पता है यक्स मान लें तो शेष मात्रा होगी ये कुल मात्रा यानी यक्स, निकाली गई मात्रा कितना है? 8, कितने में से? यक्स में से। कितनी बार निकाला गया है? 4 बार, ये पावर 4। यानी पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि यहाँ पर शेष मात्रा बराबर कुल मात्रा माइनस 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा पावर निकालने की प्रक्रिया। तो ये हमारी शेष मात्रा हो गई। लेकिन टोटल मात्रा कितनी है? यक्स। इसलिए हम कहेंगे प्रश्न के अनुसार, जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है कि ये शेष मात्रा है, टोटल मात्रा क्या है? यक्स। तो इसको हम कह सकते हैं यक्स 1 माइनस 8/x पावर 4, ये शेष मात्रा है बटे ये टोटल मात्रा। यानी अगर टोटल मात्रा यक्स है तो शेष कितना बचा है? इतना। तो यहाँ पर यह अनुपात क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि दूध 16 रह गया, पानी कितना? 65, यानी टोटल मिलाकर के 16 65 कितना हो गया? 81। यानी कि अगर टोटल मात्रा हमारी 81 है तो 81 में 16 क्या रह गया है? दूध। 16 दूध क्या है? बचा हुआ दूध है। स्टार्ट में टोटल 81 था, निकलते निकलते कितना बचा? 16। तो ऐसे में यहाँ पर टोटल है कितना? यक्स, और यहाँ पर टोटल कितना है? 81। जबकि यहाँ शेष इतना है, लेकिन यहाँ शेष दूध कितना है? 16। बस यही पॉइंट आउट कर लेना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ज़रा गौर कीजिए कि इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर इससे हम लिख सकते हैं यक्स माइनस 8/x, यक्स, या ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस 8/x की पावर 4, और इधर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसे 3 की पावर 4, अर्थात 2/3 की पावर 4। घात को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये बच रहा है 1 माइनस 8/x इक्वल टू 3। ऐसे में ज़रा गौर कीजिए, ये इधर जाएगा प्लस, ये इधर आकर माइनस, अर्थात हम इससे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस 2/3 इक्वल 8/x। ये घट करके क्या हो गया? 3 एकड़ 3 में 2 घटा 1/3 बराबर 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई में x बराबर क्या हो गया? 8 त्रिक 24। यही टोटल मात्रा है, यानी उस ड्रम में प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? 24 लीटर थी। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ कुछ समझ में आ गया। प्रश्नों को आप रुक रुक करके आराम से पढ़ें, क्योंकि सबसे मूल चीज़ है प्रश्न को पढ़ के समझना, जो कि लगभग 90% बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कारण उसका ये है कि वह हिंदी को पढ़ते समय उसके पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात कहाँ पर हमें अर्धविराम दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा सा रुकें, कहाँ पर हमें पूर्ण विराम दिख रहा है वहाँ पूरी तरह से रुकें। ये चीज़ न करने के कारण सीधे निकलते चले जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कन्फर्म नहीं हो पाता। इसलिए प्रश्न को पढ़ते समय यहाँ पर पूर्ण विराम और अर्धविराम का इसका ध्यान रखें, चीज़ों को स्पष्ट करें, क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसको लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या प्रश्न में है, नहीं है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, केयर कीजिए। मैथ बहुत आसान होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है एक दूसरे की
विपरीत दिशा में जा रही एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही दो गाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। गौर कीजिए, प्रश्न चाल समय में आ गया है, लेकिन यहाँ पर गौर करना है कि दो अलग अलग गाड़ियाँ हैं जो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक व्यक्ति को पार कर रही हैं 17 सेकंड तथा 27 सेकंड में। जबकि वे दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो पार करने में दोनों की लंबाई के बराबर चलेंगी और दोनों की चाल यानी कंबाइंड चाल से कंबाइंड दूरी को पार कर रही हैं। दोनों अलग अलग पार कर रही हैं, दोनों कंबाइंड पार कर रही हैं, तो एलिगेशन लगेगा, तुरंत लगा दीजिए। यहाँ पर ये क्या है, ये अगर हम देखें कि यह एक व्यक्ति है प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ, इधर से ये गाड़ी आई, इधर से ये गाड़ी आई, ये पहली गाड़ी इसे कितने 27 सेकंड में पार कर रही है, जबकि ये वाली गाड़ी इसे 17 सेकंड में पार कर रही है। और जबकि ये दोनों गाड़ियों की लंबाई को दोनों की चाल से अगर हम पार करते हैं, ये पार कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 23 सेकंड। तो इस तरह से दोनों का अलग अलग हो गया, दोनों का कंबाइंड हो गया, और चाल का अपोजिट समय होता है, समय का अपोजिट चाल होता है। बस इनका ये क्या है, डिफरेंस लिया गया, कितना मिला 6, और इनका डिफरेंस क्या हो गया, ये 4। इस तरह से यही आपका रेशियो बन रहा है, इसे 60 कर दीजिए, यही चाल का अनुपात है। तो यहाँ पर चाल का अनुपात क्या हो गया, ये हो गया 3:2, यही आपका उत्तर हो गया। तो एलिगेशन कहाँ कहाँ पर लग सकता है, इसको हमने आपको बताया कि कहीं पर दो अलग अलग चीज़ें हों और उनका कंबाइंड हो, एलिगेशन लग जाएगा फट से। अर्थात इस विधि से आप साधारण ब्याज में, लाभ हानि में, औसत में, पूरे अनुपात में, यहाँ पर भी इस तरह से ये हर जगह जा सकता है। जहाँ अलग अलग और कंबाइंड हो वहाँ पर आप लागू कर दीजिए, एलिगेशन के माध्यम से प्रश्न को बहुत तीव्र गति से हल कर लेते हैं। अब ये समझने समझाने में टाइम लगता है, लेकिन समझ में आ जाने के बाद बिल्कुल समय नहीं लेता है। यही अभ्यास होता है। अगर वास्तव में आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो 3 चीज़ों को माइंड में रख लीजिए, डीप नॉलेज, ज़बरदस्त अभ्यास और प्रेजेंट माइंड। अगर आप 3 चीज़ों को गौर कर लें तो फिर समझ लीजिए कंपटीशन आपका कभी रुक ही नहीं सकता। पढ़ते समय गहराई में जा कर के पढ़िए, बहुत डीप नॉलेज लीजिए। अभ्यास करते समय बहुत अधिक अभ्यास कीजिए, एक ही चीज़ को 4-4, 6-6 बार अभ्यास कीजिए। हार्ड चीज़ों को ऐसा कीजिए कि अगर वो आ जाए सेम टू तो सीधे आंसर मार दीजिए। तो इन चीज़ों को गौर कीजिए। इसके अतिरिक्त हमने क्या कहा कि प्रेजेंट माइंड बहुत आपको आ रहा है। अगर इन टाइम आपके सामने 3-4 प्रश्न आ गए उलझाने वाले और आप उसमें उलझ गए तो 10वीं का टाइम गया, आप परीक्षा से बाहर हो गए। इसलिए इसको आप गौर कीजिए कि इन टाइम सब कुछ आते हुए भी उलझना नहीं है, एक बार तो आपको लास्ट तक पहुंचना ही है। तो ऐसे में आपको प्रश्न को छोड़ना भी होगा। जो प्रश्न को छोड़ना नहीं सीखा वह कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करता है। लगाना सभी सीखते हैं, छोड़ना नहीं। और वही न छोड़ने का कारण जो 2-4 प्रश्न आपको दे दिया जाता है कि आओ इसे में उलझ जाओ, और आप जाते हैं, उलझ जाते हैं, 10वीं प्रश्न आपके छूट जाते हैं और आप मेरिट से बाहर चले जाते हैं। तो परीक्षा अगर क्वालिफाई करना है तो 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, डीप नॉलेज, ज़बरदस्त अभ्यास और प्रेजेंट माइंड। पेपर सॉल्व करते समय उस 1 घंटे 2 घंटे के समय में आपको क्या छोड़ देना है और क्या करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आपने नहीं देखा है, उस पर फालतू समय क्यों गंवा रहे हैं। जब आपको पता हो गया कि ये चीज़ हमारे सामने नई है तो नई चीज़ में मत उलझिए। उसके लिए आप बाद में टाइम निर्धारित कीजिए। अगर बाद में आपके पास समय बच रहा है
तो आप हल कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100% हल करें। मेरिट आपकी 80% जाएगी, 90 जाएगी, 100% हल करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए प्रश्न को छोड़ना सीखें। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। आइए बच्चों, इस प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है 3 प्रकार के चावल के मूल्य क्रमशः 20 रुपया प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसे लिख दिया गया क्रमशः 20 रुपये, 30 रुपये तथा 40 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर जरा से गौर कीजिए, ये 3 अलग अलग हैं, इनको हम लिख लेते हैं। ये पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार है। ये 3 प्रकार के चावल हैं। इसका रेट क्या है? 20 रुपये के जी, इसका है 30 रुपये के जी और इसका 40। लेकिन जो मिश्रण है, कहा जा रहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मिश्रण बन रहा है उसका क्रय मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में जो मिक्सचर का रेट आ रहा, मिश्रण का क्रय मूल्य आ रहा है, इससे यहाँ पर 20, 30, 40 इसी के आरोही क्रम में आप रखेंगे। तो अगर हम देखें कि ये 28 है तो 28 कहाँ रखा जाएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा ना। अगर यही 32 होता तो कहाँ आ जाता? 30 और 40 के बीच में। तो इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में सजाना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अर्थात यहाँ पर यह 28 जो मिश्रण का क्रय मूल्य है, यह कहाँ पर रखा जाएगा? 20 और 30 के मध्य में यहाँ पर 28 रखा जाएगा। बस ये रखते ही अब इनका डिफरेंस आप इस साइड लिख लीजिए, कितना मिलेगा? 2। इनका डिफरेंस इधर रख लेंगे, क्या मिलेगा? ये 8। अब जरा गौर कीजिए कि ये 2 तो हो गए, एक छूट रहा है। तो हमने आपको एक चीज़ ये बताया है स्टार्ट में पहले ही वीडियो में कि मिश्रण का क्रय मूल्य हमेशा अप और लो के मध्य ही होता है। अब जैसे 20 और 30 का लिया गया तो इसके बीच में है। अब आप 30 और 40 के बीच में क्या 28 पाएंगे क्या? अर्थात इस 30 से इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसके लिए हम अब क्या करेंगे? इसे मानेंगे कि ये गायब है, ये नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, तो ये 20 है और ये 40 है। तो 20 और 40 के मध्य 28 पड़ गया। अब अगर इसका हम डिफरेंस लें तो इसका डिफरेंस क्या मिलेगा हमें? 12। और यहाँ से इसका डिफरेंस क्या मिलेगा हमें? 8 ही। तो इस तरह से इसका डिफरेंस हमें 8 ही मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, इस स्थान पर आकर डबल इकट्ठा हो रहे हैं, इनको आप प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए और यही रेशियो आपका बन जाएगा। ऐसे में ये 12, 2, 14 हो गया, ये क्या हो गया? 8 और ये 8। इसे कट कर दीजिए, अनुपात सही ले लीजिए, संक्षिप्त रूप है इसका ले लीजिए। तो 2 सत्ते 2 चौका और 2 चौका, इस तरह से यही आपका आंसर हो गया। हमने आपको स्टार्ट में आंसर की जांच के लिए भी बताया कि आपका उत्तर सही है या गलत है। अब अगर ये पहले प्रकार का 7 kg है और इसका रेट 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तो इसका खरीद दाम क्या होगा? 20 सत्ते 140 हो जाएगा। अगर ये दूसरे प्रकार वाला 4 kg है और इसका रेट 30 है तो 30 गुणे 4 यानी 120 रुपया हो जाएगा। और अगर तीसरे प्रकार का चावल 4 kg है, 40 रुपया है, तो 40 से 4 kg का दाम क्या हो जाएगा? 160 रुपया। टोटल केजी अगर देखें तो क्या मिल रहा है? ये 4, ये 4, ये 7 यानी 7, 4, 11, 4, 15 kg। टोटल इतने रुपए में इतना केजी मिल रहा, अर्थात ये हो गया 320, 420 हो रहा है। इस तरह से ये है आपका दोनों मिलकर के 300 बना और 120 और 420 रुपए में 15 kg आया है। तो अगर 420 रुपए में 15 kg मिल रहा है तो 1 kg का दाम क्या हो गया? इसी से आप काट दीजिए तो क्या हो गया? 15 दूनी 30, फिर कितना बचा? 12, 120, 15, 8, 120, अर्थात 28 रुपये पर kg आ गया कि नहीं?
यही आपका आंसर की जांच हो गई, अर्थात ये उत्तर हमारा सही है। तो इस तरह से यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इसे हम पहले इन दोनों के बीच में लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर लिए, फिर इसको हम इसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन कर लिए। चूँकि संपूर्ण मैथ देखा जाए तो बस तुलना का मतलब रेशियो, प्रतिशत का मतलब 100 पर, भिन्न को 100 पर देख लेते हैं परसेंट, भिन्न के हर में सारे पार्ट की संख्या होती है उसे यूनिट मान लेते हैं यूनिट, यानी एक ही स्थान से आपके 15-20 चैप्टर निकल जाते हैं। कुछ भी नहीं है मैथ में, सिर्फ समझना है और गणना फास्ट करना है बस। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 4 प्रकार की सेबों के क्रय मूल्य क्रमशः 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 60 रुपये पर केजी, 75 रुपये प्रति केजी और यहाँ पर 90 रुपये प्रति केजी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 80 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ज़रा से गौर कीजिए कि यहाँ पर अगर हम सबके प्रकार देखें तो ये पहला प्रकार कितने का है, 40 रुपये पर केजी का है। दूसरा किस रेट का है, 60 रुपया। तीसरा किस रेट का है, 75 रुपया। और जबकि चौथा कितना रेट का है, 90 रुपया पर केजी का है। ज़रा गौर कीजिए मिश्रण मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो रहा है, मिश्रण 80 में जा रहा है। अभी इसे ऐसे प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको एक चीज़ बताया कि इन्हें सभी को आरोही या अवरोही क्रम में आप सजाएंगे। यहाँ पर देखो बढ़ते क्रम में हमने लिखा 40, 60, 75, 80, ये 90। अब हमारा ये 80 जो मिश्रण का क्रय मूल्य है ये कहाँ आएगा, ज़रा बताओ। 75 के बाद 80 आएगा, 90 से पहले आएगा, यानी 80 हमारा यहाँ आ रहा है या नहीं। तो ये चीज़ अगर 80 के बजाय यहाँ पर हम कहते कि ये 50 है तो 50 कहाँ होता, यहाँ होता। अगर हम कहते कि ये 70 है तो 70 कहाँ होता, यहाँ पर होता। यानी इनको हम सभी को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। यही इसका बेस है, यही इसका मूल तथ्य है। अब जरा गौर कीजिए कि अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, तो हमें मिलेगा 10। अगर इनका डिफरेंस हम देखें तो इनका क्या मिलेगा, ये 5। अब जरा गौर कीजिए, अब अगर हम इधर इनका देखें तो क्या 60 और 75 के बीच में 80 आएगा क्या, नहीं। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसे निगलेक्ट कर दिए, माइंड से निकाल दिए। अब हम देखेंगे कि 60 और 90 के बीच में 80 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या मिलेगा, 10। जबकि इन दोनों का हमारा डिफरेंस क्या मिल रहा है, 60 और 80 का डिफरेंस 20। फिर हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं। अब हम देखेंगे 40 और 90 के बीच में 80 पड़ रहा है, तो यहाँ से इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, 10। जबकि इधर से इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, 40। बस यही हम यहाँ पर इन तीनों का योग कर लिए प्लस, और यही हमारा रेशियो बन जाएगा। ऐसी कंडीशंस में ये हमारा ये 10 ये बन रहा है 10 और ये 10, जबकि ये जुड़कर हो गया कितना, 65। 40, 20, 60, 5, 65। अब इनको अगर हम देखें 5 से कट कर सकते हैं, 60 कर दीजिए, 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी, और यहाँ पर 5 से काटेंगे 13। यही हमारा अनुपात है, इस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी पहले प्रकार की सेब को 2 केजी लें, दूसरे प्रकार की सेब को 2 केजी, तीसरे प्रकार की भी सेब को 2 केजी, जबकि चौथे प्रकार की सेब को 13 केजी लेंगे तब ये जाएगा। यहाँ पर एक माइंडली अगर सोचना चाहें तो आप एक चीज़ को केयर कर सकते हैं कि यह जिसके तरफ जाएगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। 80 90 के पास आ गया, 90 वाले की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। अगर यही 80 के बजाय ये 50 होता जो कि 40 के पास होता, तो 40 वाले की मात्रा सबसे ज़्यादा होती। यानी
यह जिधर जाएगा उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। अब अगर इसको आप चेक करना चाहें, आंसर तो आपको मिल चुका है 2:2:2:13। अगर इसे देखना चाहें तो यह 40 दूना क्या हो गया 80, 60 दूना क्या हो जाएगा 120, यहाँ पर 75 दूना 150, जबकि 90 गुणे 13 तो 13 नवैया 117 यानी कि 1170 हो गया। अब अगर इनको हम जोड़ लें तो ये 2, 2, 4, 2, 6 और 13, 6, 19 kg का दाम ये हो रहा है। ये 200 बना और ये है 102, 1, 3, 11, 3, 14 और ये जुड़ करके 15, 20 आ गया। इस तरह से ये 1520 बटे 19, 19 8 152 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से ये 80 आया। बस ये आपका आंसर सत्य है। अतः ये आपके आंसर की जांच हो गई कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब अगर इसी प्रश्न को हम ये कह दें कि इनका क्रय मूल्य 70 रुपया प्रति किलोग्राम है, ये तो आ चुका है, ये आप समझ चुके हैं। हम इसी प्रश्न में हम दूसरा बना देना चाहते हैं। तो जरा गौर कीजिए कि अगर इस प्रश्न को हमें यहाँ पर, ये तो आपका हल हो चुका है, आंसर आ चुका है, हम पुनः लेने जा रहे हैं कि यही है, लेकिन इनका औसत जो क्रय मूल्य है वह 80 के बजाय 70 हो गया। 80 के बजाय क्या हो गया 70 हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में अब यहाँ पर आप आएँ, हम अगर 80 के बजाय इसको 70 लिख दें तो ये 70 कहाँ लिखा जाएगा। जरा गौर कीजिए, सब कुछ वही है, हमने क्रय मूल्य मिश्रण का बदल दिया। इसे अगर हम 70 करें तो यहाँ आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिए कि 2 इधर हो गए, 2 इधर, ये मध्य में आ गया कि नहीं। अब मध्य में आ गया तो इन दोनों का हम ले लिए क्या, ये इनका डिफरेंस क्या होगा 5, इनका डिफरेंस क्या हो गया 10। अब हम इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे। अब इन दोनों के भी बीच में तो ये पड़ रहा है, तो इनका डिफरेंस हम लेंगे, इधर क्या हो गया 20 और इनका डिफरेंस इधर क्या हो गया 30। अब ये रेशियो आपका बनेगा। अब जरा गौर कीजिए कि अगर इसका अनुपात आप लेते हैं तो क्या मिलेगा। 5 से सभी कट रहे हैं, 5 चौका 20, 5 एकन्नम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 छंग 30। ये आपका उत्तर बनेगा कब, जब हम यहाँ पर मिश्रण का क्रय 70 रुपये पर केजी ले लेंगे तब। तो अब यहाँ पर देखो, इसके भी आप जांच कर सकते हो, आंसर आ चुका है आपका, ये आंसर हो गया है। लेकिन अगर आंसर की जांच हम करना चाहें तो क्या होगा, 40 रुपये केजी वाला 4 केजी है तो क्या हो जाएगा 160 रुपया होगा कि नहीं। 60 रुपये केजी है तो ये 60 ही रह जाएगा। 75 वाला 2 केजी है तो यह 150 हो जाएगा। और 90 वाला 6 केजी है तो 9 6 के 54, 540 हो जाएगा। टोटल केजी देखें तो 4 1 5 2 7 7 6 13 केजी। इतने रुपए में 13 केजी आया है। यह है कितना, यहाँ पर 60 इसमें जोड़ें 600, 600 एक 700 एक 800 और ये 910 हो गया ये। और ये 13 है, 13 केजी का दाम 910 है तो 1 केजी का क्या हो गया 13 7 91 कट गया, आया 70। तो ये है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ये बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो अब इसमें हम तीसरे वीडियो में हार्ड क्वेश्चंस लगभग दे दिए हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, जिन प्रश्नों पर आपका बस न चले तो उसके प्रश्न के तर्क को समझिए और तर्कों पर विकल्प को रख दीजिए। जो संतुष्ट कर दे वही आपका उत्तर हो जाता है। सबसे जटिल प्रश्नों को आप जिसमें बहुत लंबा समय जाने का हो तो उसे आप विकल्प के सहारे हल कर लिया करें। ये सबसे फास्ट माइंड होता है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न के मध्य में तर्क बन रहे हैं उन्हीं तर्कों के आधार पर, तर्कों पर जब हम विकल्प को ले जाते हैं, जो विकल्प हमारे तर्क को संतुष्ट कर देता है, तथ्यों को जो तर्क बना रहे हैं उसे संतुष्ट कर देता है, वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। इसमें अब एलिगेशन से आपको डर नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 2 अलग प्रकार की चीज़ें हैं, उनका कंबाइंड है, बस एलिगेशन लगा दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पर आपकी बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, साथियों में शेयर कीजिए और
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें। और इस वीडियो को, जो भी वीडियो देखना चालू करें, आप सब जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी में मत देखो, उससे रुक करके आराम से देखो। स्टार्ट में चीज़ें समझना होता है, समझने के बाद आप खुद ही फास्ट करोगे। तो पहली बार आप अच्छे से उसे समझें, देखें, और कहीं पर दिक्कत हो तो उस वीडियो को फिर से बैक जा कर के पुनः उसे स्टार्ट कीजिए और देखिए। इस तरह से आप करते हैं, एक बार दो बार आपको लंबा लगेगा, डर लगेगा, लेकिन जैसे ही समझ में आएगा सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। और मैथ बहुत ही आसान है, इसमें कहीं कुछ भी चीज़ें लाना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है। प्रश्न में सब कुछ दिया गया है, पढ़ करके उसे हमें आउट करना है। क्या दिया जा रहा, क्या पूछा जा रहा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या प्रश्न में है। अगर नहीं है तो कुछ फालतू चीज़ें दी गई होंगी जिनका प्रयोग करके हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से मैथ थिंकिंग है, चिंतन है, मनन है, न कि रट्टा है, न ट्रिक, न फार्मूला। मैथ बहुत ही आसान है। ये इसके विषय में आप चिंतन करना सीखें, सोचना सीखें। शायद आपको न पता हो, जितने भी आज से जितने भी पुराने मैथमेटिशियन हैं, जितने भी मैथमेटिशियन आज तक हुए हैं, वह सभी फिलासफर हैं। चाहे वह टालमी हो, चाहे बौधायन हो, चाहे कात्यायन हो, एनी कोई भी हैं, नए में भी जिधर भी जाइए सभी फिलासफर ही मैथमेटिशियन रहे हैं। वो मैथ की खोज उन्होंने ही किया है। सब जैसे रेनी देकार्ते हो गए कोऑर्डिनेट के, वो भी आपके फिलासफर हैं। टालमी रहे हैं, प्रमेय ये हैं, तमाम थेल्स रहे हैं, ये सभी फिलासफर रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। दार्शनिक मीन्स दर्शन करने वाला। दर्शन करने वाले का मतलब है देखना, किसी चीज़ को गौर से देखना, उसके विषय में मनन करना, चिंतन करना। मैथ यही है। मैथ कुछ नहीं है, कहीं रट्टा नहीं है। इसके विषय में आप सोचें। जब आप सोचना चालू करते हैं तो उसी चीज़ को जब हम अक्षरों में पिरोते हैं तो हम कहते हैं यह मूलभूत अवधारणाएं हैं। और मैथ जैसा कि हिंदी में गणित कहते हैं, गणित गणना शब्द से बना है, और गणनाएं ही क्या हैं, गणित है और थिंकिंग, यही दो चीज़ें हैं। कहीं पर मैथ में कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो इसलिए कि हम 4-6 स्टेप की गणनाओं से बच सकें। ट्रिकें हम 25 बनाते हैं क्योंकि अगर हम रटे हैं तो उसको डायरेक्ट ले सकें। बाकी मैथ में ना तो फार्मूला है ना ट्रिक है। फार्मूला हम बनाते हैं, एक फार्मूले को तोड़ मड़ोड़ करके हम 10 प्रकार के ट्रिक बनाते हैं, जबकि हमें ना ट्रिक की ज़रूरत है ना फार्मूले की ज़रूरत है। मुझे मूल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन की ज़रूरत है। अगर ये है तो इसके आधार पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पद्धति नहीं चाहिए। मैथ में प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप समझें और उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर दे दीजिए। थैंक यू।